तो दोस्तों आज आपके लिए हाजिर हैं पॉलिटी के बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो आपके प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी के प्रश्न हैं उनके साथ हाजिर हैं। स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन पर। तो आज दोस्तों पॉलिटी का हम पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन पॉलिटी के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा भारतीय संविधान में किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अच्छा ये भी आपको बताना कि संथानम समिति की सिफारिश पर कौन सा आयोग आया था। ठीक है चलिए मैं आपको बताता हूं। पहली बात आपको ये याद रखना संथानम समिति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। ठीक है और आपको ये भी याद रखना है केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहा जाता है, याद रखना है वो कोई संवैधानिक संस्था है, वो संवैधानिक सत्ता संविधानेतर सत्ता है। ठीक है आपको याद रखना। वैसे आपको याद रखना स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो संतानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग आया था। याद रखेंगे कौन सा सर, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है सतर्कता आयोग याद रखेंगे आयोग। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप लोग गलत नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तेरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या। देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होती है वो कितना उनका 6 और 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष कार्यकाल और 65 वर्ष कहा गया है। ठीक है अच्छा इसमें जो पहले हो जाए, वैसे ज़्यादातर अभी तक यही कहा गया कि 65 वर्ष जो उम्र है वो पहले हो जाती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनते हैं मुख्य न्यायाधीश की मैं बात कर रहा हूँ। राइट आंसर इसका 65 वर्ष होगा। ठीक है याद रखेंगे 6-65 इनका कार्यकाल होता है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये प्रश्न। ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपको प्रश्न दिया गया है, इस पर आगे मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। ये प्रश्न पढ़िए और ध्यान से क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। कह रहा है कि भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरी बात कह रहा पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये बात की गई है। तीसरी कह रहा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वयं का उच्च न्यायालय है। इन तीन में से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। इनमें से केवल 2-3 सही है या 1-2 सही है, 1-2-3 या केवल 3, ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए भारत में केवल हम बात करें 25 कितने उच्च न्यायालय हैं तो ये बात बिल्कुल सही है, 25 उच्च न्यायालय हैं। अगर आपको याद है नवीनतम कौन सा बना है तो आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में भी नवीनतम बना है, याद रखेंगे 25 उच्च न्यायालय हो गए हैं। पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ है इनका एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय, ये भी बात याद रखें, क्योंकि कहाँ कहाँ हमने देखा है बहुत से, जैसे आप देखेंगे अंडमान निकोबार जो है वो आकर इधर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 2-3 राज्यों का या अलग अलग का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, बिल्कुल करेक्ट बात। तो आपके तीनों सही हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपके तीनों सही हैं। ठीक है क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रश्न कई बार आया है, आपको याद रखना है ये हमारे संविधान में 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई है। ठीक है और ये किस भाग में, तो भाग 4 में इनकी चर्चा की गई, आपको याद रखना है। ठीक है राइट आंसर तीसरा होगा आपके एग्जाम की दृष्टि है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वीडियो में अपन लोग 25 प्रश्न करने वाले हैं, तो 25 प्रश्नों में से आपका दोस्तों स्कोर कितना रहता है आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। तो मैंने भी आपको क्या बताया, भारत के संविधान में अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता होगा कल्याणकारी राज्य घोषित करने के लिए हमने डीपीएसपी को लिया है। कौन सा, डीपीएसपी। अब डीपीएसपी क्या है सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अभी हमने क्या देखा सर, इनकी संख्या जो है वो कहाँ से कितने तक है, तो 36 से 51 तक इनकी चर्चा की गई है। भाग अभी हमने देखा कितने हैं, तो आप कहेंगे भाग 4 में इनकी चर्चा की गई है। तो 99 तो हो ही नहीं सकता, राइट आंसर दूसरा ही है आपका 39, क्योंकि 36 से 51 के बीच क्या आता है 39 आता है, तो राइट आंसर आपका दूसरा ही होगा। बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला प्रश्न है, गलत नहीं करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है एक और प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपको पता होगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अनुसार जब आप न्यायालय जाएंगे तो न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। ठीक है न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। इनमें 5 प्रकार की रिट में एक प्रकार है अधिकार परीक्षा। आपको बताना अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। मैं यूपी SSS, यूपी पुलिस, SI के भी कुछ क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैंने सभी एग्जाम में इस वीडियो में सम्मिलित करने की कोशिश की है। तरह तरह के आपके प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है राइट आंसर होगा किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि आप किस अधिकार से कोई कार्य कर रहे हैं। ठीक है तो राइट आंसर तीसरा होगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से गलत नहीं करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की गई है, तो आपको बताना है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, इसका पहला ही राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको याद रखना उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश की मैं बात करूं तो इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति जी ही नियुक्ति करते हैं। लेकिन अगर शपथ की बात की जाए, शपथ कौन दिलाता है, तो आपको याद रखना शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए, फिर मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूं। क्या हुआ सर, क्या किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव के पास होने से पहले ही क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। ये आपको बताना है किस न्यायमूर्ति मतलब न्यायाधीश के खिलाफ किया गया कि 2011 में ये केस आया, 2011 में क्या हुआ, इन पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई। अभी महाभियोग की बात करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर जो उनके होते हैं न्यायमूर्ति, क्या उन पर महाभियोग चलाया जा सकता, अभी इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आप प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये न्यायमूर्ति सौमित्र सेन थे। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर आपको याद है 2011 में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। अब सुनो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। देखिए, भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा गया कि महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ जो है, महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ किस पर चलेगी, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति पर चलेगी। और ये आपको याद रखना आर्टिकल 61 के अनुसार होता है, किसमें, राष्ट्रीय आर्टिकल 61 के अनुसार ऐसा किया जाता। अब आप कहेंगे सर इसमें कहा गया कि महाभियोग का प्रस्ताव, समझिएगा महाभियोग राष्ट्रपति के अलावा किसी पर नहीं चलता। लेकिन आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं और भी कई लोग जिन पर महाभियोग नहीं लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है, समझिए सर, महाभियोग नहीं बल्कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया। जैसे महाभियोग किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा में लाया जा सकता है या लोकसभा में, ऐसे ही जो होता है सुप्रीम कोर्ट को जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाने के लिए आप चाहे राज्यसभा में प्रस्ताव लाइए चाहे लोकसभा में, जैसा महाभियोग में होगा वैसा ही इन पर प्रक्रिया चलेगी, लेकिन महाभियोग नहीं चलाया जाता। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको समझने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते कहाँ दिए जाते हैं, किस आधार पर दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिक निधि से या राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चौथा ही होगा, राज्य की आकस्मिकता निधि से दिए जाते हैं। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते राज्य की आकस्मिकता निधि से दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या है। क्या मूल अधिकार से संबंधित मामला कौन सा है, इस पर स्टार लगाएंगे। यूपी पीसीएस और यूपीएसआई दोनों में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएं। यूपी एग्जाम के लिए ये प्रश्न, ये आप कह दीजिए कि जड़ी बूटी से ज़्यादा साबित होने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न कई बार ये कि ये मामला एक प्रस्तावना से रिलेटेड मामला है, वो कई बार आया, तो 2-3 प्रश्न आपको ऐसे पूछने चाहिए। मैं अभी बिल्कुल 4 प्रश्न लेकर आया हूं, एक वीडियो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ये विवाद से संबंधित, तो आगे उसका क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़िएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा, गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य जो आया था, ये मामला 1967 में आया, आपको याद रखना है कब आया, 1967 में, और ये मूल अधिकार से संबंधित था। ठीक है, क्या है पूरा मामला, आप जरूर इसको पढ़िएगा, बड़ा मामला है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, राइट आंसर फिलहाल ए है, आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना। देखिए वैसे तो शिक्षा के अधिकार की अगर बात करें तो वैसे हमारे संविधान के 45 में इसकी चर्चा की गई थी। ठीक है, लेकिन फिर इसे 21 के काम में डाल दिया गया। अब आपको पता होगा 21 के काम में डाला गया तो हमारे मूल अधिकार, ये क्या गया, हमारा मूल अधिकार हो गया। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार कब बना, तो कहेंगे 1 अप्रैल 2010 को बना था। कब सर, 1 अप्रैल 2010 को बना था। और आप ऑप्शन भी देख सकते हैं 2010 के सभी हैं, लेकिन डेट और मंथ बदला हुआ है। तो राइट आंसर सर क्या होगा, दूसरा होगा, 1 अप्रैल 2010 को ये शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार बन गया था और 21 के काम में रखा गया। ठीक है, राइट आंसर ए बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, तेरा मताधिकार से क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन बताना है। और आपको ये भी बताना है कि पहले जो मूल हमारा, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि मूल अधिकार जो हमारा मूल संविधान बना उसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, यानी 21 वर्ष रखी गई थी मताधिकार की आयु। अब आपको ये बताना है कि मताधिकार की आयु 21 से 18 कब की गई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, राइट आंसर क्या है, मताधिकार का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार। क्या सर, वोट देने का अधिकार होता है। 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना है 21 से 18 जो मताधिकार की आयु की गई थी वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था सर, 61वां संविधान संशोधन था। ये बात आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न,
कह रहा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद पर विचार किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 17 आपको रट के रखना है। एसआई में इस बार 2021 का जो एग्जाम हुआ एसआई में ये प्रश्न आया था, अनुच्छेद 17 आया था। ठीक है, तो आपको याद रखना अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत है और अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 29 में बात की गई है। ठीक है, और इनकी सच शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया अल्पसंख्यकों के हितों में। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छपने वाले प्रश्न है सर, दो भी प्रश्न लाया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्या है बताना है आपको, क्या भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए। देखिए मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार की मैं बात करूं तो हमारे संविधान में 12 से 35 तक इनकी चर्चा की गई, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आप कहेंगे किस भाग में, तो भाग आपको याद रखना, भाग 3 में इनकी चर्चा की, किस भाग 3 में इनकी चर्चा की गई है। और कहां से सर, अमेरिका से इनको लिया गया, कहां से, अमेरिका से लिया गया है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न, क्या प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आपको याद रखना जब हमारा मूल संविधान बना तो हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कब कितने थे सर, 7 थे। फिर एक कब हटा, तो आपको याद रखना 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कब सर, 1978 के द्वारा एक जो हमारा संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 उसको हटाकर कहाँ डाल दिया, विधिक अधिकार में डाल दिया गया। और कौन सा सर, 300 के का आर्टिकल 300 का बना दिया गया। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। छपने वाले प्रश्नों में से ये प्रश्न है तो भूलना इसको नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्या स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा या समानता द्वारा। राइट आंसर क्या, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है ये सर किसमें, विधि द्वारा, यानी कि जो स्वतंत्रता होती है हमारी वो विधि द्वारा सीमित की जाती है। ठीक है, आपने सुना होगा विधि की स्वतंत्रता। राइट आंसर दूसरा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक को सुनिश्चित करने की बात की गई है। तो मैंने अभी क्या बताया, जो भारत में लोकतंत्र को, आर्थिक, सामाजिक और लोकतंत्र को सुनिश्चित करने की बात की गई वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बाध्यकारी नहीं है, आपको याद रखना है, बाध्यकारी नहीं है। अगर मतलब राज्य चाहे तो इन्हें लागू कर सकता है। जैसे आर्टिकल 44 को हमारे गोवा जो राज्य है हमारे भारत का उसने लागू कर रखा है, तो उसकी अपनी स्वेच्छा है वो उसने लागू कर रखा है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक ये कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी राज्य अगर चाहे तो अपने यहाँ प्रावधान इनका कर सकता है। अगला प्रश्न, क्या भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो मूल कर्तव्य आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आए और 51 का में इनको डाला गया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको कि मूल अधिकार जो मूल संविधान बना, मूल संविधान में ना इसे को एसएससी कई बार पूछ चुका है सर, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे। एसएससी ने इसको 2-3 बार रिपीटेड किया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे। ठीक है, जो मूल कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य हमारे कितने थे, तो आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य भैया 0 थे। क्योंकि सर ये कब आए, कहेंगे आप 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आए। अब बहुत से लोग 10 सोच रहे होंगे, 10 भैया तो पहले थे, अब तो वर्तमान में 11 है। लेकिन ये जब 10 कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए। समिति की सिफारिश कौन थी, तो कहेंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। ठीक है, और कहाँ पर रखा गया, तो कहेंगे इनको कहाँ पर, 4 के ए में रखा गया। ठीक है, 4 के ए में रखा गया, याद रखेंगे। छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा अगला प्रश्न क्या होगा इस क्वेश्चन का, कह रहा भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब किए गए। बोलो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, तो आपको याद रखना भारतीय संविधान में नागरिकता की अगर बात करें, नागरिकता के ज़्यादातर प्रावधान हमने अमेरिका से ही लिए हैं। ठीक है, वैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता, तो अपवाद स्वरूप कुछ ही प्रावधान लिए, बाकी ज़्यादा हमने प्रावधान नहीं लिए। हमने खुद की नागरिकता पर अपना ज़्यादा जोर दिया और हमने एकल नागरिकता का प्रावधान किया, बल्कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा, 5 से 11 संविधान में है। भाग की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे भाग में इनकी चर्चा की गई है और 1949 में हमने लागू किए थे। कब सर, नागरिकता के प्रावधान जो लागू किए गए वो 1949 के द्वारा लागू किए गए थे। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बहुत लेकर आऊँगा। इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं, छपने वाले प्रश्नों के साथ हाजिर हुआ हूँ। कह रहा है समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा
धारणा के सदृश नहीं है। कह रहा समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान में जो समानता की बात की गई है, तो आप कहेंगे सर समानता की बात हमारे यहाँ 5 प्रकार की समानता की बात की गई है। ठीक है, विधिक है, राजनीति है, सामाजिक, लेकिन आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। आर्थिक जो समानता है इसका प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे। यूपी पीसीएस में ये प्रश्न आया था, तो आपको याद रखना है। मैं कोई भी प्रश्न लेकर आया हूं अच्छे, अब आप लोग ये मत समझे कि पीसीएस में आया हमारे यहाँ नहीं आएगा। तो अभी मैं एक प्रश्न आपको दिखाऊंगा, इतना लट्टू सा सवाल है आप कह सकते हैं, और यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया और फिर उसको पीसीएस ने पूछा, और अभी 2021 में ये एसआई में भी पूछा गया था। अभी मैं प्रश्न आपको दिखाऊंगा तो उसको आप ज़रूर देखें। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। निवारक निरोध अधिनियम कह रहा नहीं है, तो आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां, ये कहा गया है कि टाडा पोटा यानी कि आतंकवाद निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम जिसे कास्फेरो कहते हैं, और विदेशी मुद्रा अधिनियम। तो राइट आंसर क्या होगा, विदेशी मुद्रा अधिनियम जो फेरा था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है फेरा और फेमा ये दोनों कब आए, ठीक है, बताना है। जो आपका फेरा है, क्या सर फेरा है, ये आपको याद रखना है। फेरा जो है ये आपका निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, याद रखना है। ये क्या है सर, प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा के अधिनियम है, उनकी किस प्रकार से आप विदेशी मुद्रा संरक्षित कर सकते हैं उसकी बात इसमें कही गई है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से ये रहा, क्या निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, देखिए सिर्फ भाषा बदली गई है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको कहता है मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 32 के अनुसार ये क्या है, स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। और इसीलिए क्या किया, आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है, तो आपको ये प्रश्न याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाले प्रश्नों में से। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्या निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया। इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे। मैंने अभी क्या बताया, हमारे संविधान में नागरिकता 5 से 11 तक का प्रावधान किया गया है, और भाग की मैंने जब बात बताई तो आपको बताया कि भाग 2 में इसकी चर्चा की गई। तो आपको है ना, आर्टिकल 6 में कहा गया साफ कि पाकिस्तान से भारत में लोग आएंगे उनके नागरिकता को किस प्रकार हम अधिकार करेंगे, क्या प्रकार रखेगा, वो अनुच्छेद 6 में उसकी चर्चा की गई है। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, भूलना नहीं है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला प्रश्न ये देखिए, इस पर स्टार लगाइए। आईएएस का एग्जाम उठाकर देखिए, पीसीएस का एग्जाम उठाकर देखिए, अभी एसआई 2021 हुआ उसको उठाकर देखिए, तीनों प्रश्नों में ये पूछा गया, ठीक है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 18। अब आप कहेंगे सर बहुत ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये यूपीएससी में क्वेश्चन शायद या तो 2019 का या तो 20 का लेकिन आया है, ठीक है। और अभी हाल ही में 2021 में इसे किसने पूछा, तो आप कहेंगे 2021 में इसे एसआई ने सर पूछा, ठीक है। राइट आंसर 21 होगा। आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल 21 के अधिकार निजता का अधिकार किया गया। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है मनमानी शादी करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत। आईएएस 2000 शायद 20 का ये सवाल या 19 का है कि मनमानी शादी करने का अधिकार किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा, 21 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, निजता का अधिकार। अच्छा, ये भी बता देना कि निजता का अधिकार जो आया ये किस केस के द्वारा निजता का अधिकार सामने निकल कर आया था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न जिसकी मैं बात कर रहा था, यह प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने 4 केसों को सम्मिलित किया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपको। इसमें मैंने 2-3 केस आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही मिलान किया गया है। कह रहा एडीएम जबलपुर केस आपातकालीन में नागरिकों का अधिकार था, इंदिरा साहनी केस कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार था, विशाखा केस केंद्र व राज्य संबंध थे केंद्र विशाखा केस में, और या कहेंगे करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार से संबंधित था। तो आपको बताना है कि किस केस से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो मैं आपको चलिए बता देता हूं। देखो, इंदिरा साहनी जो मामला था ये आपको याद रखना है, इंदिरा साहनी मामला है किससे, ये अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित था, सॉरी आरक्षण से संबंधित था। किससे, ये आरक्षण से संबंधित था। किससे कहेंगे, आरक्षण से संबंधित था, याद रखेंगे। आरक्षण से संबंधित कौन था, तो कहेंगे इंदिरा साहनी केस। अच्छा, जो विशाखा केस था ये कार्य क्षेत्र में महिलाओं का जो यौन शोषण था, यौन शोषण से संबंधित मामला आया था। यौन शोषण से संबंधित कार्य क्षेत्र में महिलाओं का अधिकार से संबंधित जो मामला था वो विशाखा केस था, ठीक है। और जैसे केंद्र से राज्य से संबंधित तो फजल अली कमीशन
ऐसे केंद्र राज्य से संबंधित था तो ऐसे प्रश्न आते हैं। फजल अली कमीशन बूझ देगा तो केंद्र राज्य संबंध थे। राइट आंसर क्या होगा? पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो एडीएम जबलपुर केस आया था ये आपातकाल में नागरिकों का अधिकार था, एडीएम जबलपुर केस। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है प्रश्न कैसे लगे। इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न थे, आपको स्कोर कितना हुआ इन प्रश्नों में से। ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए मैथ्स एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाले हर एग्जाम, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए 110% साबित होंगे हम। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्कोर अपना लिखना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा 2 शब्द हमारे वीडियो के बारे में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।